ब्रेक के बाद हम लौट आए और आपको बता दें यूपी मांगे उत्तर आप देख रहे हैं और खास हमारी चर्चा चल रही है और हम बात करें क्या है 24 का सबसे बड़ा मुद्दा और इसी पर हम बात कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की अपनी राय है और इसी पर हम आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जल्दी से परिचय करा दूं, मोहसिन रजा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। भवन भास्कर जोशी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। संजीव सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस। अंकुर सक्सेना प्रवक्ता आरएलडी। बॉबी लॉरेंस राजनीतिक विश्लेषक। भवन साहब, चर्चा से पहले देखिए, आप मुद्दा सही उठा रहे हैं, आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, आप पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये तो लोग कहते थे इनकी सरकार में रोजगार के नाम पर लूट होती थी, चाचा भतीजे थैला लेकर निकल जाते थे, लेकिन हम नौकरी ईमानदारी से दे रहे हैं, पारदर्शिता से दे रहे हैं। देखिए, पहले तो आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर थोड़ा समय दीजिएगा लोकदल का और भाजपा का भी जवाब देना। आज तक आपने देखा था मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, 40 में से 46 में से 56 आज तक जवाब दे पाए, जो आरोप हम पर लगे नहीं लग पाए। और आपको बताने का काम करता हूं, माननीय अखिलेश जी ने क्या क्या देने का काम करा। माननीय योगी जी शपथ कहां ले पाते अगर इकाना स्टेडियम ना होता। हरकुलस प्रधानमंत्री जी कहां उतारते अगर हम लोग आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस वे नहीं बनाते। ये लैपटॉप जो कोरोना काल में सबके रोजगार का साधन बना, ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है। अगर सूची बताऊंगा तो बहुत बहुत पूरा समय चल जाएगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार की बात कहना चाहता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ही तो हैं जो इस देश में ऑन कैमरा रिश्वत लेने का रिकॉर्ड अगर बना तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने बनाया, और अभी अभी ऑन कैमरा लूट अगर लोकतंत्र की करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाई चंडीगढ़ में। वो तो हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। एक चीज सवाल है, फिर मोहसिन रजा जी से मैं जवाब लूंगा। आप सही कह रहे हैं, आपने आपके लंबी फेहरिस्त है क्योंकि समय खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता ने फिर भी नकार दिया आपको। सर मुझे समय मत दीजिएगा, लोकदल वाले का जवाब दें। हाँ जल्दी। लोकदल वालों को मैं अभी अपने साथी को जिनका अभी अभी हृदय परिवर्तन हुआ है, इनको बताना चाहता हूँ, 750 किसान आंदोलन में मारे गए योगी जी की सरकार में, आप उनके साथ गए। आप जब हत्या करनी होती है किसानों की, किसी आतंकवादी क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी थार लेके निकाल जाता है, किसानों की हत्या हो। इस देश में किसानों को जय जवान जय किसान क्या है, किलो से उनका स्वागत हो रहा है, आंसू गैस उन पे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी देश से माफी मांगते 3 काले कानून पर, लेकिन पिछले 22 में माफी मांगी, 24 आ गया, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ने का काम हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं, किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? जनता आपका इंतजार कर रही है वेस्ट इंडीज। पहले मैं इस पर आरएलडी से जवाब दे देता हूं, जोशी जी। अंकुर जी जी सवाल सुनिए आपने, देखिए उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया, किसानों के मुद्दे पर बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो बात अपनी स्टार्टिंग में कही थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे लिए बड़े भाई की भूमिका में, हम लोग सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। जब संघर्ष करके हम सत्ता में आते हैं तो हम अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को प्रभावी भूमिका लागू करते हैं। अब हमारा जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो जो समस्याएं भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय इस समय आपके सम्मानित चैनल पर कह रहे हैं, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी कितनी बार किसान संगठनों के पास गए या किसानों के पास गए? ट्विटर पे केवल ट्वीट कर देने से क्या किसानों के लिए आप बहुत हितैषी बन जाते हैं? और अगर आपको किसानों को लेकर इतना डर था तो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना किसानों का समर्थन मिला? राष्ट्रीय लोकदल तो किसानों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह साहब, जिनको किसान मसीहा कहा जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा जो भारत रत्न दिया गया वो उनके कार्यों को लेकर दिया गया था। समाजवादी पार्टी को भी जो इनके मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनको पद्म विभूषण दिया गया। उस समय उसी भारतीय जनता पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी भारत रत्न पे भी कहते हैं राजनीति कर रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, जोशी जी ये तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। अब आप बताइए ना, अखिलेश यादव कितने किसानों के पास बीच में गए, धरने दिए, प्रदर्शन दिए, किया, बता दीजिए आप। संघर्ष करना है और किस मुद्दे को हम, और आप केंद्र में कांग्रेस के साथ रहे, भारत रत्न दिला देते ना चौधरी चरण सिंह को। नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत रत्न की हमने डिमांड की, केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। ठीक है भाई, जब हमारी तरफ से डिमांड की गई, भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार ने, ठीक बात हो गई। मैं एक बार भुवन जी से जवाब ले लेता हूं। समाजवादी पार्टी तो उस पे भी राजनीति कर रही है ना, समाजवादी पार्टी तो उस पे भी राजनीति आज की डेट में कर रही है। बताना पहली बात तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, लोकदल के प्रवक्ता साथी को, 9 विधायक जीतने के बाद केवल माननीय अखिलेश यादव जी का दिल है कि आपको राज्यसभा देने का काम करा। पहला विषय तो ये। और जिन्हें आप ट्विटर की बात कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव जी ने कोई दिल नहीं दिखाया है। अखिलेश यादव जी
अरे छोड़िए आप इस बात को, आप बात सुनिए, जो जिनको आप ट्विटर की बात कर रहे हैं पे हाथ नहीं मिलता है, दोनों तरफ से हाथ सर मैंने तो मिलता है, आपको डिस्टर्ब नहीं करा, ये लोकदल के साथ ये गलत बात है। अपने समय में बोलिए, समाजवादी के समय में। नहीं तो आप जिस भाषा शैली का सर प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा शैली में मैं आपसे वही बात कह रहा हूं जोशी जी कि राजनीति मेरे समय को ले रहे हैं, लोकदल का समय चला गया जाते हैं ना, सर, ये लोकदल का समय चला हमको गया, दिया, हमारी वजह से आप समाजवादी पार्टी का समय है, लोकदल का समय चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से। वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। सर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा, गलत विषय कर रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूं किसानों की स्थिति के लिए आपको वोट किसानों से मांगनी है ना। आंसू गैस से स्वागत हो रहा है, आपको दर्द होता है, आपको दर्द नहीं हो रहा। आपको किलो से स्वागत हो रहा है, ये आपको दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि किसानों से वोट नहीं है। और मैं जोशी जी वो सवाल पूछ रहे ना, तो अखिलेश यादव कहाँ है इस लड़ाई में, कहाँ खड़े हैं ये बताएं ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भूल गए होंगे, हम इन्हें भूलने नहीं देंगे। बुलंदशहर का वो लठ माननीय जयंत चौधरी को जो योगी सरकार में पड़ा तो आपने कोई लठ खाया? अरे जोशी जी इन्होंने तो लठ खाया, इन्होंने तो लठ खाए, आपने कभी लठ खाए क्या उनके लिए? और आप आपको बताना चाहता हूँ, आप उनके साथ चले गए ना, और आपको बताना चाहता हूँ, दिखाइए ना, माननीय सुन लीजिए, स्टेटमेंट देते हैं, अजीत सिंह जी कहते साबित कर पाए आज तक। स्वर्गीय अजीत सिंह जी लगाना और आरोप को साबित करना दो अलग बातें होती हैं। क्या है, इतनी बढ़िया बहस आप कराते हैं सर, आज क्या हो गया जयप्रकाश? देखिए जोशी जी, आरोप को लगाना और आरोप। चले अंकुर जी इनकी बात सुन लेते हैं, फिर मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है, क्योंकि संजीव जी का भी मौका है, अभी इंतजार करें, मौसिन जी के पास भी जाना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय अजीत सिंह जी कहते रहे भारतीय जनता पार्टी से कि ये चरण सिंह जी के, आप अपने काम करिए। सर ये क्या तरीका है? पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अजीत सिंह क्या कह के मर गए, क्या कह के मर गए अजीत सिंह जी स्वर्गीय? उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की यादें बसी हुई है। जो इसका देहांत हो जाता है उसे गोलोकबाजी कहते हैं। आप अपनी भाषा शैली को सही करिए। चलिए मैं आप देखिए, बाकी मेहमानों का समय खा रहे हैं, ठीक है। जोशी जी बात हो गई, आपकी बात हो गई, अंकुर जी हो गए, संजीव जी किसानों का मुद्दा आप कहां देख रहे हैं? फिर मैं मौसिन जी के पास जाऊंगा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस कहां खड़ी, और आपको लग रहा है कि किसान नाराज है और जिसका फायदा आप लोगों को हो जाएगा? बिल्कुल जयप्रकाश जी, किसान नाराज ही नहीं था, बल्कि 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। और बड़े शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव की जयंती के दिन कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हुई। 26 महीने किसान इंतजार किया, और जब फिर एमएसपी की मांग को लेकर कहा कि उसका लीगल कानून प्रधानमंत्री जी बना करके दे दीजिए, तो कील से स्वागत हो रहा है। देखिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनके किसानों के साथ जब वो एमएसपी का कानून बना के देंगे। और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो एमएसपी का लीगल कानून बना करके देंगे। और ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। ये वही किसानों की सरकार है जो हरित क्रांति लाई थी, ये वही सरकार है जो श्वेत क्रांति लाई थी। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम किसानों को समस्या से निजात दिलाएंगे। आज मौसिन जी किसान एक बड़ा इश्यू आप लोगों के लिए, जवाब देंगे आप? क्योंकि किसानों का मुद्दा जोशी जी ने भी उठाया, संजीव जी भी उठा रहे। मुझे लगता है जेपी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में जितना किसान भाइयों की चिंता और सम्मान किया है आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने। अभी आपने देखा होगा ओलावृष्टि हुई थी, सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे के अंदर सबको भुगतान हो जाना चाहिए जहां जहां जो लॉस हुआ हो। तो इसलिए ये सरकार चलाते हैं, नौजवानों के सम्मान की सरकार है, नौजवानों को रोजगार देने की सरकार है। 25 करोड़ रोजगार दिए हैं हमने देश के अंदर आदरणीय मोदी सरकार ने 10 वर्षों में। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक चीज कहना चाहूंगा जेपी जी, 1 मिनट। 2000 कोविड कोरोना 19 में आया और 19 से लेकर 22 तक कोरोना चला, दुनिया के सारे देश घुटने टेक गए। भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शिखर पर पहुंच रहा है। आज 11वीं इकोनॉमी से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ गया है विश्व स्तर पर। आप सोच सकते हैं आज देश कहां जा रहा है? आज देश संपन्न हो रहा है, विकसित भारत बन रहा है। और उसमें 2-3 साल कोरोना में बहुत खड़ा रहे थे दूसरे देश, तब हमारा भारत आगे बढ़ रहा था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। इनको शर्म आना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि चिल्लम चिल्ला करने से कुछ नहीं होगा। आपको नकार दिया है जनता ने, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है।
क्या बात करते हैं? नहीं, मैं संजीव जी देखिए, आपके मुद्दे अच्छे हैं और मुद्दे आप ठीक उठा रहे हैं, लेकिन जनता क्यों नहीं साथ खड़ी हो रही है आपके साथ? और मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूं। आप यूपी में कहां खड़े सर? आप सोचिए, आपने कितने लंबे वक्त तक राज किया, आपको नहीं लग रहा कि ये तो आपको अपने आत्मचिंतन की जरूरत है अभी? जेपी जी, बहुत अच्छा सवाल किया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी संसद का मुंह नहीं देखे थे। याद होगा, होना चाहिए मोहसिन रजा जी को। तब 2 सांसद आए थे जिसमें इनके वो बड़े नेता नहीं थे। आज निश्चित आत्मचिंतन के बाद आज इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में मुद्दे पर चुनाव लड़े। और दूसरी तरफ जो अभी किसानों तो ये तो नई पार्टी थी ना, इनकी नई पार्टी थी। आप तो बड़ी पार्टी है, आप राष्ट्र पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रहे। आपने लंबे वक्त तक यूपी में राज किया। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। जेपी भाई, हम नाम बदलने वाले, चेहरे बदलने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए 136 साल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पे टिके हुए हैं। हम जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी बनकर के मुखौटा बदले नहीं और देश की जनता को लूटने का काम नहीं किया। मैं छोड़ दीजिए, सपा और कांग्रेस कितनी सीटें ले जाएगी? चलिए, आपने मुद्दे गिना दिए, कितनी सीटें ले जाएंगे आप? ये 80 के दम भर रहे? पूरी तौर पे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगा और नेतृत्व कांग्रेस सीट बता दीजिए ना उनको। वो 80 के कह रहे, मोहसिन जी देखिए अभी 80 कह देंगे तुरंत। अरे मोहसिन जी के तो नेता कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हाँ। और जबकि अब की होगी झूठ की हार। इंडिया गठबंधन मोहसिन जी और सरकार बनाएगा। आप सीट नहीं आप सीट नहीं बता रहे संजीव जी। मैं एक बार मोहसिन जी से ले सीट तो बता दीजिए, हौसला बढ़ेगा पार्टी कार्यकर्ताओं का। आ रहा हूं जोशी जी, आपसे भी पूछूंगा। 272 भारतीय जनता पार्टी नहीं पार करेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। हो गई मोहसिन जी देखिए जेपी जी, सबको पता है ये हारे हुए, बिल्कुल इनको नकारे हुए विपक्ष के लोग बैठे हैं। इनको नकार दिया है देश की और प्रदेश की जनता ने। ये हारे हुए लोग हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, आपको साफ लग रहा है। ये मान रहे हैं कि देश में 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 पार। ये साफ दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर हुआ है। अभी आपने देखा एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, तमाम सी योजनाएं बिना भेदभाव के एक एक पात्र के पास घर में पहुंचाई गई है। इन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये तो 1 रुपया भेजते थे, 85 पैसे रास्ते में भेज जाते थे। ये वो पार्टी से ग्रहण करते हैं। चले, मैं आ रहा हूं जोशी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर। सपा कांग्रेस यूपी, क्योंकि देखिए दिल्ली का रास्ता तय करना तो यूपी एक बड़ी जगह है। आप कितनी सीटें जीत जाएंगे? एक ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल कि आप कितनी सीटें जीत जाएंगे? बिल्कुल इसका तय कर दिया है, उत्तर प्रदेश से पहले इसका तय करा है। आपको उत्तर प्रदेश का जनता का लास्ट चुनाव याद होगा, घोसी का। उस चुनाव में कप्तान थे हमारे योगी जी, उप कप्तान थे भारतीय जनता पार्टी के राजभर जी। दोनों को पैदल करने का काम समाजवादी पार्टी और हमारे अलायंस ने करने का काम करा। और देखिए 40,000 से ऐतिहासिक वोटों से हराने का काम करा। और इन्होंने अब हराए हुए को अब मंत्री बनाने का काम करा। अरे हारे हुए जो जनता के लोग हैं, जिन्हें जनता हरा के भेज रही है, आप मंत्री बना के क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और जनता जवाब देगी आपको। घोसी ने आपको दे दिया। सीटें बता पाएंगे सर? और सीटें बता पाएंगे आप? और 80 जोशी जी सीटें बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हाँ। हमारे नेता ने सबसे पहले कह दिया 80 हराओ, भाजपा हटाओ, 80 हराओ पे हम तो 80 के 80 जीतते जा रहे हैं। उसी पे हम रणनीति पे काम कर रहे हैं और हमारा जोशी जी एक बड़ी बात होती है, चेहरा ये कहते हैं भरोसा है। मोदी एक भरोसा है, मोदी एक गारंटी है। बता दीजिए आपका गठबंधन का किसके चेहरे पर ये वोटर, जो आपको लाखों लोग कम से कम सुन रहा होगा यूपी में देखिए सर, इतनी बड़ी आबादी है, करीब हमें लाखों वोटर तो सुन रहे होंगे इस समय। आप एक बता दीजिए उस वोटर को, भाई इस चेहरे पर देख के आप वोट डाल दीजिए। आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और आप इस देश के प्रतिष्ठित एंकर है, मेरा मानना है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी जो विपक्ष का प्रमुख चेहरा है, उत्तर प्रदेश में 80 हराने की जिम्मेदारी हमारे नेता राहुल गांधी नहीं रहेंगे क्या? जो राहुल गांधी देखिए हमारे अलायंस है वो यूपी में हम बड़ी पार्टी, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे अलायंस की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चेहरा माननीय अखिलेश। मोहसिन जी आपको लग रहा है कि अखिलेश के नाम पर वोट देगी जनता? और इनका पीडीएफ फॉर्मूला भी है। मोहसिन रजा जी देखिए, इनके पास न नेता है, न नीति है, न कोई मुद्दा है। ये मुद्दा विहीन लोग हैं।
नीति तो जिसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि सदियों से बाहर है सत्ता से, और सत्ता में इन्हें आना भी नहीं है क्योंकि जनता इनको जानती है। जब जब ये सत्ता में आए हैं इन्होंने लूट की पराकाष्ठा की है, अपराधीकरण किया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है, तो इसलिए इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। माँ बहनों को बेइज्जत करने का काम अगर करते थे, आज उनको 70,000 करोड़ वाले अजीत पवार को बताइएगा, पार्टी के आप बताने का काम करेंगे देश को। सरकार कर रही है ये सब काम करा आपने, उनका बताइए भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी तो आप आ गए। अब 400 के पार जाएंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश में एक बार फिर से इतिहास लिखेंगे। ठीक है बॉबी लॉरेंस, एक चेहरा बहुत बड़ी बात होती है। आ रहा हूं मैं, आरएलडी के पास भी आऊंगा, अंकुर जी रुकिएगा। एक चेहरा एक बड़ी बात होती है। ये लोग कह रहे हैं मोदी, और मोदी खुद कह रहे हैं कि देखिए मेरी गारंटी है, और ये कह रहे हैं कि मोदी हमारे पास एक बड़ा चेहरा है और मोदी के नाम पर वो लड़ रहे हैं और हैट्रिक की दम भर रहे हैं। चेहरा कितना महत्वपूर्ण है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल चेहरा महत्वपूर्ण है। जो है मोदी जी निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा है, और इंडी गठबंधन में अभी तक तो कोई चेहरा उभर करके सामने नहीं आ पाया। और मोदी जी जो 400 सीट की पार की जो गारंटी दे रहे हैं कि 400 सीट पार एनडीए इस बार जो है, तो उसके पीछे देखिए एक सुनियोजित प्रबंधन है निश्चित तौर पर एनडीए का। मैं 1 मिनट का आपका समय लूंगा। देखिए 2014 में यूपी में 80 में 71 सीटें थी एनडीए की, और 2019 में 64 सीटें मिली थी। जो 60 सीटें घटी तो जयंत चौधरी, सुहेल देव के राजभर साहब को और आरएलडी के जयंत चौधरी साहब को और ओम प्रकाश राजभर को ला करके वोटों को कहीं न कहीं से समायोजित करके इस बार उन कमियों को बीजेपी दूर करना चाह रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी आप देख लीजिए तो 42 सीटें जो ममता बनर्जी अब चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है इस उसमें क्या नाम है लड़ाई में। जो है यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। केरल में भी आप देख लीजिए तो बीजेपी ने क्या किया है कि करुणा काकर की जो बेटी हैं और एके एंटनी के बेटे अनिल जी को शामिल करके वहां पर भी तीसरी ताकत के रूप में उभर गई है। इसी तरीके से अगर उड़ीसा में देखिए तो बीजद से जो है तालमेल हो गया है, वहां पर भी एनडीए को फायदा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से तेदेपा से समर्थन लेकर के वहां पर भी बीजेपी अच्छी स्थिति में आ गई है। एनडीए वो ठीक है, हम उधर ना जाके यूपी का विश्लेषण कैसे करेंगे सर आप? क्योंकि देखिए यूपी एक बड़ा फैक्टर है और हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सियासी समीकरण और जातीय समीकरण पे भी बात कर लेते हैं। लॉरेंस साहब, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं ना, मायावती वहां उम्मीदवार उतारी है, मुस्लिम उम्मीदवार, जहां सपा ने उतार दिए, तो ये कहीं ना कहीं जातीय समीकरण कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है, खासकर बीजेपी के लिए फायदा होगा? देखिए बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर फायदा है। और फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा कि देखिए बीजेपी ने एक जो एनडीए जो एक बिल लाई थी जो नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी देखिए काम ठीक ठाक किया इन्होंने। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्होंने लाया था 2023 में, जो है नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है 2023 में उसको पास कराया था। तो आप ये समझिए कि महिलाओं की इस बार यूपी में बहुत बड़ी भागीदारी है वोटिंग में। जो बिल्कुल, और मोदी जी कहते हैं महिला साइलेंट वोटर थे। कुछ कह रहे हैं आरएलडी की तरफ से, अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप चर्चा के बीच में? ठीक है बॉबी जी, मैं लौटूंगा। 7.15 करोड़ महिला मतदाता है, जो है महिला मतदाताओं की संख्या बिल्कुल महिला मतदाताओं की बहुत भूमिका रहने वाली है। अंकुर जी, और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8.14 करोड़ है। तो ये कार्ड खेला है और एनडीए को फायदा होगा इस बार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि महोदय हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज आज की डेट में अस्तित्व में रह कहां गई है? माननीय नीतीश कुमार साहब जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, वो खुद ही जब वहां से हट गए तो इंडिया गठबंधन तो एक वैक्यूम फ्री चीज हो गई है। दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को अभी ये बात भी अंतर विरोधों से जूझकर समझनी चाहिए, या आपस में क्लियर होना चाहिए कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने आपके सम्मानित चैनल पर यह बात कही कि उत्तर प्रदेश में हम बड़ा दल हैं, इसलिए कांग्रेस को हम रास्ता दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम करेंगे। तो कांग्रेस तो नेशनल लेवल की पार्टी है, तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को छोटी पार्टी समझ रही है? रहा सवाल प्रधानमंत्री का फेस, विपक्ष के पास में आज की डेट में एनडीए
इसको पीडीए माना जाए या इसको इंडिया माना जाए, पहले तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। और उसके बाद चूंकि अपोजिशन के पास कोई फेस नहीं है आज की डेट में, तो उनको ये भी क्लियर करना चाहिए उनके पास फेस कौन है। क्या वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं या अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने अभी भी उन्होंने कह दिया हम यहाँ चेहरा हैं यूपी में, है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वो रास्ता दिखा रहे हैं। आरएलडी के प्रवक्ता टोकेंगे नहीं, मैंने इनका बात ध्यान से सुना। पहली बात की शर्म आनी चाहिए कि चौधरी चरण सिंह के सपने को मिट्टी में मिलाने का काम उनके पोते ने किया है। जो चौधरी चरण सिंह जनसंघ और भाजपा के खिलाफ ताल ठोक के लड़ते थे, ये वो लोग हैं। देखिए, अगर आप भाषा शैली को दुरुस्त नहीं करेंगे तो मेरा टोकना मजबूरी हो जाएगा आपको। दूसरी तरफ अभी आपने, क्योंकि आप उस राजनीतिक दल के जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं उत्तर प्रदेश में बनने दिया था, और आप लोग अगर ऐसी बात को कहते हैं तो इस पे हमें घोर आपत्ति है। करके दो प्रत्याशी जाएंगे, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये वही लोग हैं जब इंडिया साइनिंग करा रहे थे उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी। अरे संजीव जी, तो आप चौधरी साहब की आज वकालत करें, आप भारत रत्न देते नहीं है। भारत राहुल रत्न गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, आप किसको अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी बना रहे हैं? अगर आपकी हैसियत हो चैनल पे बोल के दिखाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, आप चैनल पे बोल के दिखाइए, अमेठी और रायबरेली में आपके प्रत्याशी कौन है? हम जीत के दिखाएंगे, और आप धैर्य रखिए, पहले आप जीत कर ही आप प्रत्याशी का नाम बताइए। आपके पास अभी आपके सम्मानित चैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रास्ता वो दे रहे हैं, रास्ता वो दिखा रहे हैं, और आप सीधा ठोक के बोल रहे हैं कि कांग्रेस। अरे आप बताओ ना, आप चलिए ठीक है, आपके सबके अपने अपने दावे और वादे हैं, ठीक है। आप मुद्दे गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ये काम किया। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी। आप सभी मेहमान मेरे